अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बड़ा दिलचस्प और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हम एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद लेयर्स को पढ़ेंगे। हमने इससे कबल पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स होती हैं, लेकिन उसमें से 2 आपके कोर्स के अंदर बताई जा रही हैं, जिसमें से पहला हिस्सा होगा ट्रोपोस्फियर पे और दूसरा हिस्सा होगा स्ट्रेटोस्फियर में। बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का लेक्चर। तो चलें, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। जी, तो अजीज तलबा तालिबात, आज का हमारा टॉपिक होगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स, जिसमें से हम 2 को बहुत तफसील के साथ आज पढ़ेंगे। पहली लेयर जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर और दूसरी लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर को पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। और बच्चों, इसकी पूरी तफसील, ये कितने फासले तक फैली हुई है, टेम्परेचर शुरू में कितना होता है, एंड पे कितना हो जाता है, पूरी तफसील इससे कबल लेक्चर के अंदर आप पढ़ चुके हैं। हमने तो आज इस चीज़ का जायज़ा लेना है कि इसमें जो टेम्परेचर कम होता है, वो टेम्परेचर कम होने की असल वजूहात क्या हैं। तो बच्चों, ट्रोपोस्फियर कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये बिल्कुल शुरू होती है ज़मीन की सतह से ऊपर 12 किलोमीटर का ये वो सारा एरिया है। और बच्चों याद रखो, ट्रोपोस्फियर के अंदर तकरीबन, यानी एक अंदाजे के मुताबिक 75% एटमॉस्फेयर यही है। 75% एटमॉस्फेयर यही है, क्योंकि जब हम इससे ऊपर जाते हैं ना, तो इससे ऊपर जाते हुए जो गैसेस हैं उनकी मिकदार खासी कम हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 75% एटमॉस्फेयर शुरू के 12-15, बड़ी हद है 20 किलोमीटर तक 75% एटमॉस्फेयर हमें मिलता है। उससे ऊपर सारा 25% बाकी है, यानी 75% आपको ज़मीन के करीब करीब मिलेगा। और वही इसके अंदर आने वाली तब्दीलियों की सही वजह होती है। अब हम ट्रोपोस्फियर को समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो ये एक तस्वीर देखिए, ये मैंने यहाँ पे, आप इसको कह लीजिए कि ये ज़मीन की सतह है। अच्छा जी, अब इस ज़मीन की सतह पे पड़ती है सूरज की रोशनी। तो ये आ रही है सूरज की रोशनी। बच्चों, आपने पढ़ा है कि सूरज की जो रोशनी होती है उसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ की एनर्जीज पाई जाती हैं, और उनके अंदर से एक आपने नाम सुना होगा जिनको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ये बड़ी ही शिद्दत वाली वेव्स होती हैं, यानी इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कह लें, एनर्जी कह लें, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, ये है अल्ट्रा वायलेट रेज, और उर्फे आम में इनको यूवी रेज कहा जाता है। और ये बड़ी ही ताकतवर होती हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब ये सूरज की रोशनी, कौन सी विजिबल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें नज़र आ जाती है, और उसके अंदर ही जाहिर है ये सारी 6-7 किस्म की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मिली होती हैं। जब ये आके पड़ती है ना ज़मीन की सतह पे, तो हमने पढ़ा था कि ज़मीन इनको जज्ब कर लेती है। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ये ज़मीन इनको क्या कर लेती है? जज्ब कर लेती है। अच्छा, जज्ब करने के बाद क्या होता है बेटा? जब ये
इनके अंदर जाती हैं तो उसके बाद जमीन बदले में कुछ और रेडिएशंस जो है उसको बाहर निकालती है, कुछ और रेडिएशंस बाहर निकलती हैं। अच्छा बच्चों, इन रेडिएशंस को क्या कहा जाता है? इन रेडिएशंस को कहा जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेज, और उर्फे आम में इनको IR रेज कहा जाता है। तो इसका मतलब है रोजाना जब सूरज निकलता है और हम अपनी जमीन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ते देखते हैं तो ये अमल रोजाना हो रहा होता है, लेकिन बच्चों कभी हमने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अब आप चूंकि इसको पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप इस पर ध्यान देंगे कि ये सारा कुछ होता है। तो सूरज से आने वाली शमसी तवानाई जो है उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो ज़मीन की सतह पे पड़ती हैं, ज़मीन उनको जज्ब करती है और बदले में इंफ्रारेड रेज खारिज कर देती है। अब ये जो इंफ्रारेड रेज खारिज की हैं, आपको भी पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन है? आर्गॉन। ये हमने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी तो बताया था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और पानी भी तो होता है वेपर्स की सूरत में। तो बच्चों इसमें से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है ना, ये क्या करते हैं? ये यहां पर मौजूद होते हैं। आप इसको, मैंने ये जो बनाया ना, आप इसको तसव्वुर कर लें कि ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया है। अच्छा जी, अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ज्यादा किरदार किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को, कौन सी? इंफ्रारेड रेज, कहां से निकल रही हैं? जमीन में से, उनको जज्ब कर लेती हैं। तो बेटा जब इनको जज्ब किया जाता है तो इस पूरे हिस्से का, क्योंकि यहां पे वो उसको जज्ब कर रही है, इस पूरे हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि यहां पे रेडिएशंस जज्ब हो रही हैं। तो इस पूरे हिस्से का जो टेम्परेचर है ना बेटा, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये साइन मैंने T के साथ लगाया है, T का मतलब टेम्परेचर। तो इस पूरे एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गोया साबित हुआ कि जमीन की सतह के करीब करीब जो हिस्सा है वहां का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उस हिस्से में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन चल रही है इंफ्रारेड रेज की। इंफ्रारेड रेज जितनी भी खारिज हो रही हैं जमीन से, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस हिस्से के अंदर जज्ब हो जाता है, इसलिए यहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फर्ज कीजिए हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, तो ये बात तो हमने कल भी पढ़ी थी, ये बात हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी है कि जब बुलंदी पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक गैसेस कम होती हैं। ये बात तो बड़ी आसान है ना बच्चों। अब देखो, जमीन की सतह के करीब करीब गैसेस ज्यादा होंगी ना, क्योंकि जब गैसेस आपस में मिल जाती हैं और एयर बनाती हैं तो उनका एक खास वजन होता है, मैस होता है, तो वो फिर नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं हवा की मिकदार में कमी होती रहती है, और जब हवा की मिकदार में कमी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे रेडिएशंस को जज्ब करना भी क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। इसलिए वहां पे हमें ठंडक महसूस होगी। एक बात ज़हन में रखें, अब यहां पर जज्ब कर कौन रहा है? मैं एक और लॉजिक दे देता हूं। जज्ब कर कौन रहा है? असल जो जज्ब करने वाली चीज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
और कार्बन डाइऑक्साइड एक खासी वजनी गैस है। तो जो वजनी गैस होगी वो तो ज़मीन की सतह के करीब करीब होगी, क्योंकि वो तो नीचे बैठेगी। इसका मतलब जमीन के करीब करीब, जमीन की सतह के करीब करीब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो इस हिस्से में इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज्ब भी ज्यादा किया जाएगा, तो इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हमने पढ़ा था कि इस हिस्से का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस होता है। और जूं जूं हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाएंगे, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ऊपर जाते वक्त कंसंट्रेशन या मिकदार कम होती है, इसलिए वहां पे चीजें इंफ्रारेड रेडिएशंस कम जज्ब होती हैं। और जब कम जज्ब होती हैं तो वहां का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। और हमने पढ़ा है कि करते करते ये -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि हद है ट्रोपोस्फियर की, जिसको हमने पिछले ही लेक्चर के अंदर ट्रोपोपॉज का नाम दिया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे कि ट्रोपोस्फियर में जमीन की सतह के करीब टेम्परेचर ज्यादा और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है। क्योंकि एक गलतुल आम चीज हमारे मुआशरे के अंदर ये फैली हुई है, जिसमें ये कहा जाता है कि देखें, हम तो हाइट पे जा रहे हैं, बुलंदी पे जा रहे हैं, तो बुलंदी पे जाते जाते क्या हो रहा है, हम तो सूरज के करीब जाते जा रहे हैं। तो जब सूरज के करीब जा रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर का बढ़ना सूरज के इस तरह बुलंदी में उसके करीब जाने की वजह नहीं है, असल वजह है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार चूंकि ज़मीन के करीब करीब हमें ज़्यादा महसूस होती है और होती भी वहीं ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस जज्ब हो जाती हैं। और ऊपर जाते जाते चूंकि इसकी मिकदार कम होती है, इसलिए ये कम जज्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस को, लिहाजा ऊपर का जो टेम्परेचर है वो खुद ब खुद गिर जाता है, कम हो जाता है, ऊपर ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो ये हैं टेम्परेचर के चेंज, ये हैं टेम्परेचर में आने वाले रद्दोबदल जो ट्रोपोस्फियर में होते हैं वकूअ पज़ीर, और उसकी मेन वजह है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी के बुखारात। जब हम ट्रोपोस्फियर से भी ऊपर जाते हैं तो हमने देखा कि वहां पे एक लेयर आ जाती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो दूसरी लेयर है एटमॉस्फियर की। और इसके बारे में गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ये एटमॉस्फियर की दूसरी लेयर होने के साथ साथ तकरीबन ऊपर 50 किलोमीटर तक, 50 से 55 किलोमीटर तक जो है ये फैली होती है। इसके अंदर हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं होती हैं जो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ट्रोपोस्फियर की बनावट और कॉम्पोजिशन अपनी है और स्ट्रेटोस्फियर की बनावट और कॉम्पोजिशन अपनी है। मगर याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फियर वो जगह है जहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर यहां पाई जाती है। बच्चों, अब ये ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन की ही एक किस्म है। तो ओजोन के बारे में याद रखिएगा कि ओजोन ऑक्सीजन की एक किस्म है, जिसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ये एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, वैसे तो ऑक्सीजन के काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, तकरीबन 9 होते हैं, लेकिन 3 बड़े आम हैं। एक सिंपल सादा O लिखते हैं, एक O2 होता है, एक O3 होता है। ये जो O3 है ये ओजोन है, इसका फॉर्मूला है O3। आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो 3 एटम से मिलकर बना हो, तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल है। ओजोन की साख्त हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये एक ऑक्सीजन एटम, इधर ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, और इधर ये तीसरा ऑक्सीजन एटम, और इसका यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। तो ये ओजोन की साख्त है मॉलिक्यूल की, उसका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का होता है। बच्चों, ओजोन का काम क्या होता है? ओजोन का काम है कि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज को जज्ब करती है।
ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये बड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस हैं, और अगर ये ज़मीन पे आके गिरती हैं तो इनके नुकसानात हो सकते हैं, और बिलखसूस फसलों को इसके काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो इन यूवी रेस से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया को एक हॉल के अंदर बंद किया हुआ है, एक लेयर के अंदर बंद किया हुआ है, और उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। तो ओजोन का काम है अल्ट्रा वायलेट रेस जो बराह रास्त सूरज से आ रही हैं, जो कि ताकतवर हैं, इंसान, जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसकी बहुत हद तक जो उसको जज्ब कर लेती है वो ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की इस हिस्से में पाया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर है बच्चों, याद रखिएगा, ये स्ट्रेटोस्फियर को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। स्ट्रेटोस्फियर के 3 हिस्से कौन से हैं? एक है बालाई स्ट्रेटोस्फियर, एक है बालाई स्ट्रेटोस्फियर, एक है मिड या दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर, और एक है जिसको हम कहते हैं कि वो ज़ेरीन स्ट्रेटोस्फियर है। अब आप सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये जो आपने हमें 3 इसके हिस्से बता दिए हैं, तो क्या ये 3 हिस्से हमें नजर आते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने गुज़िश्ता टॉपिक के अंदर भी आपको बताया था बच्चों कि ये लेयर्स हमें नज़र नहीं आती हैं, अलबत्ता इन लेयर्स को हम महसूस करते हैं इसमें आने वाले टेम्परेचर की तब्दीलियों की वजह से। बिल्कुल इसी तरह बालाई स्ट्रेटोस्फियर, दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर और ज़ेरी स्ट्रेटोस्फियर, इन तीनों का दर्जा हरारत जो है वो अलग होता है, क्योंकि इनमें केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो थोड़े से अलग चल रहे होते हैं। अब इसको आप समझिए कि ये बालाई और ज़ेरी और दरमियानी है कहाँ पर। तो बच्चों इसके लिए यहाँ पर आइए, ये रही ज़मीन की सतह। ज़मीन की सतह से ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फियर। फर्ज कीजिए ट्रोपोस्फियर यहाँ ख़त्म हो जाती है, जिसको मैं ये इससे मार्क कर देता हूँ। तो आप याद करें, हमने पढ़ा था कि जहाँ ट्रोपोस्फियर ख़त्म होती है उस जगह को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज से ऊपर क्या शुरू हो जाएगी? स्ट्रेटोस्फियर। याद रखिएगा, जो इससे बिल्कुल ऊपर स्ट्रेटोस्फियर का हिस्सा है वो है ज़ेरी स्ट्रेटोस्फियर। तो ये सबसे पहला हिस्सा है, यहां से स्ट्रेटोस्फियर जहां से शुरू हो रही है ये ज़ेरी स्ट्रेटोस्फियर है। इससे थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर आ जाती है, और उससे ऊपर जाते हैं तो बालाई स्ट्रेटोस्फियर आ जाती है। यानी आप समझिए कि बालाई स्ट्रेटोस्फियर वो है जिसके ऊपर डायरेक्ट बराह रास्त सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेंगी, और यही वो हिस्सा है जहां पर बहुत ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज को जज्ब कर लिया जाता है, और उनकी बहुत कम शिद्दत वाली अल्ट्रा वायलेट रेज फिर आगे आती है। तो बालाई स्ट्रेटोस्फियर और दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, और मैं आपको समझाता हूं कि ओजोन सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। वैसे तो ओजोन इस पूरे खित्ते में, इस पूरे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन पाई जाती है, मगर याद रखिएगा सबसे ज्यादा ओजोन दरमियानी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है, और वो भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे होती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि बालाई स्ट्रेटोस्फियर में जब सूरज की रोशनी पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं, तो क्या होता है। चूंकि इस हिस्से के अंदर भी ओजोन होती है, मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूं कि इसके अंदर भी ओजोन होती है। अब ओजोन का फॉर्मूला क्या है? अभी हम पढ़कर आए हैं कि ओजोन का फॉर्मूला है O3। ये रिएक्शन जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये बालाई स्ट्रेटोस्फियर का बता रहा हूं जिसके ऊपर बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जैसे ही इसके ऊपर बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ती है और अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूवी रेज। तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल उनको जज्ब करता है, और जज्ब करके ओजोन का मॉलिक्यूल टूट जाता है, और ये टूट के O2 और O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है।
अब जरा आप देखिए, ये रही ओजोन और ये है नॉर्मल ऑक्सीजन। जो एक नॉर्मल ऑक्सीजन होती है जो कि डाई एटॉमिक है। ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इसको कहा जाता है कि ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है। ये मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है। और बच्चों याद रखिएगा, इसको बहुत सारी किताबों में नेसेंट ऑक्सीजन भी लिखा गया है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जाहिर है एटॉमिक फॉर्म में है, अनस्टेबल फॉर्म में है। ये इस हालत में रहेगा नहीं, ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ दोबारा मिलेगा, रिएक्ट करेगा और फिर से ओजोन बनाने की कोशिश करेगा। उसको भी हम देख लेते हैं, मगर फोकस हमारा किस जगह पर होना चाहिए, ध्यान कहाँ पे रखना है बच्चों? ध्यान ये रखना है कि ओजोन वाले हिस्से में अल्ट्रा वायलेट रेज क्या हो रही हैं? जज्ब हो रही हैं। तो जब इस हिस्से में अल्ट्रा वायलेट रेज जज्ब होंगी जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, तो अब क्या होगा? इस हिस्से का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा। वही काम हो रहा है जो यहां पर हुआ, क्योंकि यहां पर इंफ्रारेड रेज जो थी वो जज्ब हो रही थी, इसलिए वहां का टेम्परेचर बढ़ गया। यहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्ब होंगी, जज्ब होंगी, इसलिए यहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस पूरे हिस्से का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि पिछले टॉपिक को आप जहन में लेके आए, इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं और ऊपर जाते जाते हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह आप सोचें क्या हो रही है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह है कि ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करता जा रहा है? जज्ब करता जा रहा है। इससे ना सिर्फ ये हो रहा है कि दुनिया तक उनके पहुंचने में रुकावट आ रही है, बल्कि इस हिस्से का टेम्परेचर जो है वो भी खुद ब खुद क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। अब यही वाला काम दोबारा रिपीट होगा। क्यों? देखें जरा कैसे होगा। ये रहा O2 और ये रहा ऑक्सीजन, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन। ब्रैकेट हम लगा देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन जब हम कहते हैं तो इसको फिर दिखाने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब चूंकि इस हिस्से में दोबारा अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ रही हैं, ये फिर से दोनों अल्ट्रा वायलेट रेज को फिर जज्ब करते हैं और इनको एनर्जी और मिलती है और ये आपस में रिएक्शन कर देते हैं और फिर से ओजोन बना देते हैं। गोया साबित हुआ कि पहले रिएक्शन के अंदर ओजोन टूट रहा है। ओजोन का टूटना, जिसको आप डीकॉम्पोजिशन कहते हैं, ओजोन टूट रहा है और दूसरे ही हिस्से में ओजोन फिर बनता जा रहा है। और इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे में बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेस जज्ब होती जा रही है और इसके जज्ब होने से इस पूरे एरिया का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि जब जमीन की सतह के अब करीब करीब होते हैं तो वहां पे टेम्परेचर का बढ़ना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जमीन में से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज्ब कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है, लिहाजा वो वहां पे रेडिएशंस को भी कम जज्ब करती है, जिसकी वजह से ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता रहता है और कम होते होते -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये वाली लेयर खत्म होती है और इससे ऊपर एक लेयर शुरू होती है, यानी जैसे ही आप कह लें ओजोन वाली लेयर का आगाज होता है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, तो हमें नजर आता है कि उसके ऊपर वाले, बिलखसूस ऊपर वाले हिस्से में अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज्यादा जज्ब की जा रही हैं ओजोन की तरफ से। अल्ट्रा वायलेट रेस को जज्ब करके पहले ओजोन टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है। गोया ये काम हर वक्त चलता रहता है
और इस पूरे काम में अल्ट्रा वायलेट रेज जज्ब होती रहती हैं, लिहाजा उस एरिया का और उस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते -58 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो 2 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता है। तो इस तरह हमारे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर टेम्परेचर का उतार चढ़ाव इस तरीके से हमें नजर आता है। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो जिसमें हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी और बिलखसूस ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को हमने बहुत ही तफसील के साथ पढ़ लिया है। जी तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रोपोस्फियर को बड़ी तफसील में पढ़ा और साथ ही साथ स्ट्रेटोस्फियर को पढ़ा, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जिस माहौल में हम रहते हैं वो इतना आसान और सादा नहीं है, उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ लग चुकी होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।